चंदपाल के वंशज हैं, तो इस वजह से क्या इन सब के नाम के साथ यहाँ पर क्या चंद ऐड हो रहा है। अब जब हम चंदपाल की बात करते हैं इसकी हम क्या इतिहास की बात करेंगे, तो जब महमूद गजनवी था, इसके 12वें आक्रमण के समय ये कन्नौज पर शासन कर रहा था। लेकिन चंदपाल की पराजय के बाद क्या उसके वंशजों ने कन्नौज से अपनी राजधानी कहाँ पे हटा दी, जो परिवर्तित कर दी वो बारी में परिवर्तित कर दी। अब हालांकि आक्रमण जो था ये 1018 ईस्वी में हुआ था, परंतु 1027 ईस्वी तक ये वहाँ पर क्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर शासन कर रहे थे। 1027 तक वहाँ पर क्या शासन ये कर रहे थे, कहाँ पर, कन्नौज में। देखिए तो इससे यहाँ पे निष्कर्ष निकलता है क्या है कि 1019 से 20 की ईस्वी में जो सोमचंद था ये इस क्षेत्र में आया था, और 1020 से 1025 के मध्य सोमचंद के द्वारा यहाँ पर चंदवंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें दो तथ्य जो है चंदवंश के बारे में पता चल गए हैं। पहला क्या है कि इसका जो संस्थापक था ये सोमचंद था, और दूसरा क्या है जो चंदवंश की स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, 1020 से लेकर 1025 ईस्वी के मध्य। अब जो तीसरी बात यहाँ पे आती है कि इसका मूल स्थान, जो चंदवंश के जो शासक थे इनका मूल स्थान कहाँ पर है। तो देखिए हमने यहाँ पर कहा क्या था कि जो सोमचंद था ये स्वयं को क्या कहता है, चंदपाल का वंशज कहता है। इसका मतलब जहाँ पर चंदपाल का जो मूल स्थान होगा तो वहाँ पे सोमचंद का भी मूल स्थान होगा। तो इसका जो मूल स्थान की बात आती है ये क्या है, प्रयाग के निकट झूसी ग्राम में। जो चंदवंश की बात आती है इनका जो मूल स्थान है ये प्रयाग के निकट झूसी ग्राम में इनका मूल स्थान है। और जब हम इतिहास उठाकर देखेंगे तो हम देखेंगे क्या कि जो ये फूर जो थे ये प्रतिहार गुज्जरों की एक शाखा थी, और ये क्या गुप्त साम्राज्य के संगठन के समय हूणों के साथ मध्य एशिया से यहाँ पर आए थे। और साथ में क्या है देखिए द्वाराहाट में जो गुर्जर देव का मंदिर है ये भी क्या यही सिद्ध करता है कि ये प्रतिहार गुर्जरों की एक शाखा है। तो ये इनका जो मूल स्थान आप कह सकते हैं प्रयाग के निकट झूसी ग्राम में। अब यहाँ पर हम चंदवंशी राजाओं के विवरण की बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है सोमचंद। अब देखिए इनके बारे में काफ़ी सारी कहानियाँ चलती हैं। कहते हैं कि उस समय क्या जो यहाँ पर कत्यूरी साम्राज्य था उसमें काफ़ी अव्यवस्थाएं यहाँ पर चल रही थी। अब यहाँ के कुछ लोग जो जाकर कहाँ पर कन्नौज से इनको यहाँ पर बुला देते हैं सोमचंद को, और सोमचंद से प्रभावित होकर जो ब्रह्मदेव कत्यूरी थे ये इन्हें जो क्या 15 बीघा जमीन दान में करते हैं और अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ कर देते हैं। तो जो दहेज में इन्हें 15 बीघा जमीन मिली थी उस पर ही इन्होंने क्या इस वंश की स्थापना की थी। इस जो वंश की थी स्थापना सोमचंद के द्वारा की गई थी। अब देखिए हम यहाँ पर देखेंगे जो सबसे पहले राजबुंगा किला। तो कई बार एग्जाम में आपका आता है राजबुंगा किला किससे संबंधित है, तो ये आपका आ जाएगा चंद वंश से संबंधित है। तो जो सोमचंद को जो दहेज में जो ब्रह्मदेव कत्यूरी थे इन्होंने क्या अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ किया था, और जो दहेज की जो ज़मीन थी तो उस पे क्या इन्होंने ये जो राजबुंगा का किला है उसका निर्माण किया था। अब हम आगे पढ़ें तो इसमें क्या आएगा आपका जो सोमचंद था ये क्या जो अपनी राजधानी ये चंपावत को राजधानी बना देता है, और चंपावत का जो नाम पड़ा था ये पड़ा था चंपावती देवी के नाम पर। आगे आप पढ़ेंगे ये क्या प्रारंभ में काफ़ी कोई बड़ा शासक नहीं था और ये भी कर देता था।
तो ये हम आगे देखेंगे इसमें। दूसरा है जो सोमचंद था, ये शिव का उपासक था, ये शिव का उपासक था। और जब देखिए कोई भी राज्यवंश प्रारंभ होता है तो वहाँ पर क्या, जो राजा है वो सबसे पहले प्रजा को खुश करने का कार्य करता है। वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनको भांपता है कि किस प्रकार से यहाँ पर राज्य प्रारंभ किया जाए। तो सोमचंद द्वारा भी इस समय क्या किया गया कि जो उसका संपूर्ण राज्य था ये दो धड़ों में विभक्त था। पहला आपका आता है महरा और दूसरा फड़तियाल। तो महरा और फड़तियाल यहाँ पर क्या, जो दो धड़ थे उसमें समूचा राजवंश विभक्त था। साथ में ये क्या करता था कि इसका जो किला था, कौन सा किला, राजबुंगा का किला, इसने यहाँ पर जो 4 किलेदार थे ये यहाँ पर नियुक्त किए थे। और ये कौन कौन से समुदाय के थे, कार्की, बोरा, तड़ागी व चौधरी। और इनको क्या कहा जाता था, 4 आल या 4 आल, इनको यह नाम दिया गया था। अब देखिए आगे हम इसमें बात करेंगे। जो सोमवंश था तो इस वंश के द्वारा सर्वप्रथम दोण कोट के जो रावत राजा थे इनको परास्त किया गया था, इनको सर्वप्रथम परास्त किया था। तो आपका ये एक बार एग्जाम में आ रखा है कि सोमवंश द्वारा सर्वप्रथम किस राजा को परास्त किया गया, तो वहाँ पर आपका आ जाता है दोण कोट के रावत राजा को। नेक्स्ट है आपका, देखिए जो हमने अभी इसकी यहाँ पर पहले बात की थी, सोमचंद जो था ये प्रारंभ में इसका साम्राज्य काफ़ी छोटा था। और ये क्या करता था, ये डोटी का जो मल्लवंशी राजा था ये इसको कर दिया करता था, ये इसको कर दिया करता था। मल्लवंशी मतलब इनके नाम के साथ मल्ल आता था। आगे आप पढ़ेंगे अभी इनके नाम के साथ अभी यहाँ पर क्या, जैसे प्रारंभ में मल्ल वंश है फिर यहाँ पर चल वंश भी आ जाएगा। तो सोमचंद के समय यहाँ पर मल्ल वंश जो राज्य था ये डोटी में चल रहा था। अब डोटी कहाँ पे होता है, डोटी यहाँ पर कहा गया है नेपाल को। तो हम इसमें देखेंगे जो यहाँ के इसके मल्ल वंश के जो प्रारंभिक राजा थे वामदेव, इनकी जो इष्ट देवी थी चंपावती, इसी देवी के नाम पर इन्होंने अपनी राजधानी का नाम चंपा रखा था। और जो चंपावत है जो सोमचंद द्वारा जो ये बसाया गया था, तो इसका नाम भी क्या इसी देवी के नाम पर पड़ा है। अब यहाँ पर देखिए हम जब इस वंश की बात करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे शासक आएंगे, परंतु हम जो यहाँ पर मुख्य शासक होंगे, इस वंश के जो मुख्य शासक हैं हम उन्हीं का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। तो इसके बाद जो मुख्य शासक आएगा ये आता है आपका इंद्रचंद। अब इंद्रचंद द्वारा जो किया गया मुख्य कार्य है ये क्या है, इसने रेशम उत्पादन व रेशमी वस्त्र का कार्य इंद्रचंद द्वारा किया गया। अब जब रेशम उत्पादन का कार्य इनके द्वारा किया गया तो इन्होंने मैदानी भागों से जो रेशम बुनकर थे इनको यहाँ पर क्या बुलाया गया, इनके द्वारा यहाँ पर इन्हें लाया गया। और साथ ही देखो इन्होंने क्या किया कि जब यहाँ पर इनके द्वारा देखो क्या किया गया कि नेपाल के रास्ते जो चीन था इसके साथ व्यापारिक संबंध साधा गया। तो जो बात आएगी इंद्रचंद की, तो रेशम उत्पादन में इंद्रचंद का चंद राज्यवंश में महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट है आपका वीणाचंद। तो देखिए किसी भी शासक को हम दो तरीके से याद रखते हैं, या तो उनके द्वारा काफ़ी मुख्य कार्य किया गया हो, साम्राज्य विस्तार किया गया हो, किसी राजा को परास्त किया गया हो, या फिर जो पूर्व में उन्हें राज्य मिला है अगर उनके द्वारा वो राज्य भी क्या कमज़ोर बना दिया गया हो, तो उस स्थिति में भी उस शासक को हमेशा याद किया जाता है। तो यहाँ पर जो वीणाचंद हैं
ये इसी प्रकार के एक शासक हैं। इनके द्वारा क्या किया गया कि एक भोग विलासता के कारण, भोग विलासता में क्या हुआ, ये काफ़ी लीन रहते थे, जिसकी वजह से जो खस राजा थे इनके द्वारा विद्रोह किया गया। साथ में हम बात करें, हमने पहले कहा था क्या, जो सोमचंद थे इनके समय यहाँ पर क्या, कहाँ पर, डोटी में, नेपाल में जो मल्ल वंश था उसका शासन चल रहा था। परंतु जब हम बात करेंगे वीणाचंद, तो वीणाचंद के समय यहाँ पर क्या, नेपाल में चल्ल राज्यवंश स्थापित हो गया। तो यहाँ पर क्या, वीणाचंद के समय यहाँ पर क्या, चल्ल राज्यवंश और या फिर चल्ल वंश का शासन स्थापित हुआ। देखिए इसी समय का एक लेख मिलता है, क्राचल्ल देव का लेख। तो इसमें क्या 10 जो मांडलिक राजा थे इसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। तो ये जो लेख है ये 1223 ईस्वी में ये चंपावत के बालेश्वर मंदिर से मिला है। तो ये इस समय का लेख है। साथ में यहाँ पर बात करें हम कि जो गोपेश्वर त्रिशूल लेख है ये 1191 में, इससे क्या ज्ञात होता है, 1191 में यहाँ पर क्या, अशोक चल था, इसका शासन यहाँ पर चल रहा था। यहाँ पर जो नेक्स्ट हम शासक की बात करें ये आता है आपका वीरचंद। अब देखिए आपको पता है कि यहाँ पर क्या हमने पूर्व में पढ़ा था, वीणाचंद के समय जो एक विद्रोह हुआ था, तो ये जो विद्रोह था इसे शांत कब किया गया, वीणाचंद के समय का विद्रोह वीरचंद के समय, जब वीरचंद शासक बने तो उनके द्वारा उस विद्रोह को शांत किया गया। और शांत करने में जो सहायता ली है ये सहायता ली गई अशोक चल्ल की। तो देखिए यहाँ पे एक बात और पता चल रही है कि अशोक चल्ल द्वारा जब सहायता ली गई है, अर्थात अशोक चल्ल के समय जो कुमाऊं का शासक था ये कौन था, ये वीरचंद था, ये वीरचंद था। नेक्स्ट है आपका थोहरचंद। हमने देखिए पूर्व में पढ़ा था क्या कि जब बात आ रही थी संस्थापक की तो वहाँ पर 2 नाम उभर कर सामने आ रहे थे। जो पहला नाम था ये किसका था, सोमचंद का। परंतु यहाँ पर जो दूसरा नाम उभर कर सामने आ रहा था ये थोरचंद, और कहीं पे इसे थोहरचंद भी कहा गया है, थोहरचंद भी इसे कहा गया है। तो जो थोहरचंद था ये 1261 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा। और जो हर्षदेव जोशी हैं, इतिहासकार हर्षदेव जोशी, उनके द्वारा कुमाऊं के जो चंद वंश का जो संस्थापक था ये थोहरचंद को कहा जाता है या माना जाता है। परंतु जो एटकिंसन थे इनके द्वारा सोमचंद को कहा गया था कि सोमचंद संस्थापक है। इनका कहना क्या था कि जो थोहरचंद था ये कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र शासक था। ठीक है, जब बात आएगी एटकिंसन किसे चंदवंश का संस्थापक कहते हैं तो कौन आ जाएगा, सोमचंद। परंतु जब बात आएगी कि एटकिंसन किसे कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र शासक मानते थे तो ये बात आएगी थोहरचंद की। देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट शासक आता है जिसके द्वारा चंदवंश में जो महत्वपूर्ण कार्य किया गया था या महत्वपूर्ण उपलब्धि इनके द्वारा अर्जित की गई थी, तो ये हैं आपके ज्ञानचंद। और कई बार इन्हें क्या गरुड़ ज्ञानचंद भी लिखा जाता है, तो दोनों एक ही हैं, ज्ञानचंद या फिर गरुड़ ज्ञानचंद। तो देखिए इन्हें गरुड़ कहा क्यों जाता है, तो ये जो पहले ऐसे चंद शासक थे जो दिल्ली का जो सुल्तान होता था तो उस समय कौन था, फिरोज शाह तुगलक। तो इसके दरबार में जाकर इनके द्वारा भेंट अर्पित की गई। अब इनके समय क्या था, जो तराई भाबर का क्षेत्र था तो यहाँ पर क्या कटेहरियों का आधिपत्य था। तो
फिरोज शाह तुगलक ने इन्हें जो तराई का क्षेत्र था ये सौंप दिया था। अब सुल्तान ने क्या, इनसे प्रसन्न होकर, जो फिरोज शाह तुगलक हैं, उन्होंने इनसे प्रसन्न होकर इन्हें गरुड़ की उपाधि प्रदान की थी। किसे? ज्ञानचंद को। तो देखिए कई बार उपाधि क्या आती है, नाम के साथ ऐड हो जाती है, तो इन्हें क्या कहा जाने लगा? गरुड़ ज्ञानचंद। अब इससे देखिए क्या पता चलता है कि ये जो गरुड़ेश्वर विष्णु थे उसके उपासक थे, और गरुड़ जो था इनका राज चिन्ह था। साथ में जो सेरा खड़कोट का जो ताम्रपत्र है उसमें इनके और विजय ब्रह्म के द्वारा संयुक्त भूमि संकल्प किया गया और ज्ञानचंद को राजाधिराज महाराज कहा गया। तो देखिए एग्जाम में आ जाता है कि क्या, किस चंदवंश के राजा को सेरा खड़कोट के ताम्रपत्र में राजाधिराज महाराज कहा गया? तो कौन है? ज्ञानचंद। नेक्स्ट है आपका जो 1418 ईस्वी में जो गोपसा ताम्रपत्र था, इसमें इनके द्वारा, किसके द्वारा? ज्ञानचंद के द्वारा, जो कुजौली का गांव था, ये देवराज तिवाड़ी को संकल्प वृत्ति में देने का उल्लेख किया गया है। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप इसे कर दीजिए, कई बार आता है कि सोर का विजेता कौन था। तो यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन जो होता है, दो नाम में आता है, एक आपका भारती चंद में और दूसरा आपका ज्ञानचंद में। तो सोर का जो विजेता था ये कौन था? ये गरुड़ ज्ञानचंद था या फिर ज्ञानचंद था। और किस ताम्रपत्र के अनुसार? जो मझेड़ा का ताम्रपत्र है इसके अनुसार जो ज्ञानचंद था ये सोर का विजेता था। तो ये इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप इसे कर दीजिए। साथ में देखिए हम यहाँ पर जब इसकी स्टडी कर रहे हैं चंद राजवंश की, तो यहाँ पर दो तीन नाम काफ़ी बार आएंगे। पहला आपका आ गया डोटी, पहले भी आपको कहा था इसे किसे कहा जाता है? डोटी, नेपाल को। दूसरा फिर आपका कौन सा आ गया? सोर। देखिए सोर कहा जाता है पिथौरागढ़ को, और सीरा कहा जाएगा डीडी हाट को। आप ये तीनों नाम नोट कर लीजिए, डोटी नेपाल, सोर पिथौरागढ़, और तीसरा सीरा, ये कहा जाता है डीडी हाट को। बात करेंगे अब यहाँ पर हम अगले राजा की। तो अगला जो राजा है जो इम्पोर्टेंट है ये भारती चंद है। तो जो भारती चंद था ये एक निडर, स्वाभिमानी और जो न झुकने वाला शासक, इस प्रकार से इनकी एक छवि बनाई है किसमें? चंद वंश में। और भारती चंद के जो पवाड़े थे ये कुमाऊं के इतिहास में काफ़ी प्रचलित हैं। साथ में जो कुमाऊं की प्रसिद्ध वीरांगना थी भागा धौनियान, तो इसके साथ भारती चंद का जो द्वंद्व युद्ध है ये पवाड़ों में काफ़ी इसका गुणगान किया जाता है। तो शायद आपको ज्ञात होगा कि जब सोमचंद ने चंदवंश की स्थापना की थी तो चंदवंश क्या था? चंपावत में, या फिर आप कहें क्या, जो राजबुंगा का किला था ये यहाँ तक सीमित था। तो जो छोटा राज्य होता है इसे क्या, बड़े राज्य को कर देने की परंपरा ये इतिहास में चली आ रही है कि क्या, ताकि वो उस पर आक्रमण न कर सके। और कर देने का अर्थ क्या होता है? एक प्रकार से किसी की अधीनता स्वीकार करना। तो ये जो प्रथा यहाँ पर चली आ रही थी, तो भारती चंद जो कि क्या, एक कभी न झुकने वाले शासक थे, इन्होंने क्या किया? डोटी की दासता से मुक्ति पाने के लिए, डोटी कौन? नेपाल, नेपाल की दासता से मुक्ति पाने के लिए इसके विरुद्ध संघर्ष किया। तो इस समय जो यहाँ पर डोटी में जो शासक था ये मल्लवंशी राजा यक्षमल या जयमल्ल यहाँ पे क्या राजा था। और
मल्लों ने क्या किया था, जो डीडी हाट का क्षेत्र है इसको क्या अपने राज्य में मिलाकर इसे क्या कह दिया, ये पर्वत डोटी का देश। और साथ में यहाँ पर अपना क्या स्वयं न रहकर यहाँ पे अपना क्या एक अधिकारी रखा और इसे क्या कहा गया, राई या रैका। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर अपना एक अधिकारी रख दिया। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो सीरा मंडल है, सीरा मंडल में बलिनारायण संसार मल्ल यहाँ पे शासक था। और इस सीरा से ही क्या जो मल्ल थे, जो मल्ल क्या है, एक ये जाति है, एक शासक समूह है। और ये कहाँ पर आधिपत्य कर रहा है, तो ये आपका नेपाल में आधिपत्य कर रहा था। तो ये इनका जो प्राचीनतम ताम्रपत्र है ये कहाँ से प्राप्त हुआ, सीरा से। तो इस प्रकार से क्या जो भारती चंद था उनके द्वारा ये एक हम क्या पढ़ेंगे, इसका परिचय है कि किस प्रकार से उस समय पे कहाँ पे किस किस का शासन चल रहा था। अब हम आगे देखेंगे किस प्रकार से भारती चंद ने यहाँ पर आधिपत्य किया, किस प्रकार से उन्होंने दास्ता से मुक्ति प्राप्त की। तो जो मडुआ गुडौल है इसमें भारती चंद का जो कटकू है, इसके अनुसार भारती चंद ने क्या किया, सोर की ओर प्रस्थान कर जो पिथौरागढ़ का मुख्यालय है यहाँ पर अपना प्रथम पड़ाव लगाया। और जो इनका दूसरा पड़ाव था, इन्होंने क्या बाली चौड़ वाला जो क्षेत्र था, ये काली नदी के किनारे बडालू है, यहाँ पर क्या अपना दूसरा पड़ाव लगाया। और 12 वर्ष तक घेरा डालने के बाद मल्ल राजा पराजित हुआ। तो इस प्रकार से क्या जो भारती चंद थे उन्होंने मल्ल वंश से जो एक आधिपत्य था उनका क्या उसे स्वीकारा नहीं। नेक्स्ट है जो 1451 का हुड़ेती ताम्रपत्र है। इसमें भारती चंद द्वारा एक गांव जो है दान में देने का वर्णन इसमें किया गया है। अब हुआ क्या कि जब यहाँ से क्या, अभी हमने पहले पढ़ा था कि जो डोटी राजा थे यहाँ पर क्या अपना एक अधिकारी थे या एक अपना प्रशासक नियुक्त करके यहाँ से चले जाते थे। तो डोटी पर विजय के पश्चात भारती चंद ने अपने पुत्र रत्नचंद को सोर सीरा थल, तो रत्नचंद की सहायता से क्या ये स्थान भी यहाँ पर जीते। और साथ ही सीरा में मल्लों को भगाकर जो डुंगरा बसेड़ा था इनको यहाँ पर सामंत नियुक्त किया। किसने, भारती चंद ने। अब देखिए बसेड़ों ने भी क्या किया, 1452 से लेकर 1539 तक तो यहाँ पर क्या राज्य किया। परंतु पुनः जो राई मल्ल सीरा यहाँ का क्या राजा बन गया। तो राईमल के बाद आता है आपका शोभा मल्ल, उसके बाद आपका हरिमल। तो इसमें जो शोभा मल्ल था इसने क्या किया, चंद वंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिया और अपनी पुत्री का विवाह बालो कल्याण चंद से कर दिया। काफ़ी महत्वपूर्ण शासक है बालो कल्याण चंद और कई बार एग्जाम में आया है। इनका क्या एक महत्वपूर्ण कार्य इनके द्वारा किया गया था, राजधानी को परिवर्तित कर दिया गया। आगे हम इसे पढ़ेंगे। तो शोभा मल्ल जो था इसने इनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिया। नेक्स्ट है आपका रुद्रचंद ने, जो कल्याण चंद के बाद जो शासक बने थे बाद में रुद्रचंद, इन्होंने क्या हरिमल्ल था इनको पराजित कर दिया। अर्थात जो वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ था ये ज़्यादा समय तक नहीं चला। और साथ में क्या कर दिया, इस जीत के उपलक्ष्य में जो थल में शिव मंदिर है इसकी स्थापना की थी 1590 में। नेक्स्ट आपका जो खेती खान का जो ताम्रपत्र है इसमें भारती चंद के एक अन्य पुत्र सुजान कुंवर का भी उल्लेख है।